हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में टॉपिक राइट टू एजुकेशन, दैट इज आरटीई एक्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, प्रोविजंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दिया करो, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाओ, क्योंकि मैं आपके लिए बीएड से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सो जो राइट टू एजुकेशन है, दैट इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन एक्ट describes the importance of free and compulsory education for children between age group of 6 to 14 years। जो ये आरटीई एक्ट है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 6 to 14 years है। उन बच्चों को फ्री शिक्षा देनी है और कंपल्सरी एजुकेशन है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है। ये आरटीई जो एक्ट है उसका एम है। With the 86th Constitutional Amendment on 12 December 2002, Article 21 has amended by the Constitution in order to introduce right to education as a fundamental right. So, जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें ऐड कर दिया आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन, और इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया, यानी कि एक मौलिक अधिकार बना दिया, शिक्षा का मौलिक अधिकार। और ये कब हुआ? जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 12 दिसंबर 2002 को, तब से ये राइट आया। एंड द आरटीई एक्ट, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, वाज इनैक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009। ये 4 अगस्त 2009 को इनैक्ट हुआ, और कब से? 1 अप्रैल 2010 से ये एक्ट फोर्स में आया, यानी कि तब से इसको लागू कर दिया गया। और सभी स्कूल्स में बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाने लगी। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो दी जाने लगी। सो जो आर्टिकल 21A है, दैट इज राइट टू एजुकेशन, उसको हिस्टोरिक लेजिस्लेशन क्यों कहा गया है? हिस्टोरिक लेजिस्लेशन यानी कि ऐतिहासिक कानून बना जो राइट टू एजुकेशन है वो। उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है, इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन स्कूल एजुकेशन एंड एज सच इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, यानी कि एक पहला कानून था स्कूल एजुकेशन पर जो बनाया गया, और ये इसी तरह से पूरे इंडिया में लागू किया गया। सेकेंड पॉइंट है, दिस एक्ट गिव्स एजुकेशन द स्टेटस ऑफ जस्टिफाइबल फंडामेंटल राइट। जस्टिफाइबल फंडामेंटल राइट, दैट इज न्यायिक मौलिक अधिकार, कि लोग इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई, तो जो लोग हैं, पीपल जो हैं, वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जस्टिफाइबल फंडामेंटल राइट। थर्ड पॉइंट, द थर्ड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट this is the first time that fundamental right added to the Constitution of India। उस समय ये पहली बार था कि कोई फंडामेंटल राइट, कोई मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंड किया गया है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद ये पहला फंडामेंटल राइट था। फोर्थ पॉइंट इज, इट इज फर्स्ट पॉजिटिव राइट। पॉजिटिव इन दिस सेंस कि पार्लियामेंट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इस राइट के लिए। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, इसलिए इसको फर्स्ट पॉजिटिव राइट भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ हिस्टोरिक लेजिस्लेशन और हिस्टोरिक डेवलपमेंट, तो आप इसको उसमें लिख सकते हो। अब बात करेंगे फंक्शंस या फिर प्रोविजंस क्या हैं आरटीई एक्ट के। तो 10 प्रोविजन है, तो वो आपको एज इट इज ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। उनकी जो फर्स्ट लाइन है वो आपको वैसे ही लिखनी पड़ेगी, अंदर आप उसमें मटेरियल ऐड कर सकते हो। So first one is RTE Act make education free। जो RTE Act है उसने कहा कि शिक्षा फ्री हमने बच्चों को देनी है। फ्री इन द सेंस कि सिर्फ फीस ही नहीं, और भी जो भी एक्सपेंस होंगे, जैसे बुक्स होगी, यूनिफॉर्म होगी, सब कुछ बच्चों को फ्री देनी है। जब तक बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, यानी कि उनकी एज 6 to 14 के बीच है, तब तक बच्चों को हमें फ्री शिक्षा प्रदान करनी है।
This is the first provision of RTE Act. Next point is the RTE Act makes education compulsory for the state to provide. सॉरी, आपको थोड़ी यहाँ पर राइटिंग में दिक्कत आ रही होगी, बट ये कॉलेज के नोट्स हैं. अगर मैं दोबारा इनको फिर से लिखने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और आपको वीडियो टाइम पर नहीं मिलती, इसलिए मैंने उन्हीं की पिक्चर लेकर यहाँ पर वीडियो बनाई है. अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो. ये मेरी ID है, आप इसमें मुझे DM कर सकते हो और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी. सो जो RTE एक्ट है उसने बोला कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले. ये कंपल्शन है कि बच्चों को हमें शिक्षा देनी है जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स के बीच है. सो द RTE एक्ट मेक्स कंपल्शन ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड दैट कंपल्सरी एजुकेशन मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट to provide elementary education to all the children of age 6 to 14 years and ensure their admission, attendance and completion of elementary education. बस ये नहीं कि शिक्षा देनी है तो कैसे देनी है, बच्चों की एडमिशन भी गवर्नमेंट करवाए, बच्चे हर दिन स्कूल आ रहे हैं या नहीं ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करे, और वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करे, और बच्चों से एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करवाए, यानी कि 8th तक की बच्चे पढ़ाई करें. एंड देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन और हैव नेवर बीन टू स्कूल. फॉर सच चिल्ड्रन एक्ट प्रोवाइड्स दैट they will enter in the age appropriate grade and may even continue in the school beyond the age of 14 years in order to complete the elementary education. So इसमें ये कहा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया होता है एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करने से पहले ही. सो स्टेट ये इंश्योर करे कि जो बच्चों की एज है उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन दी जाए. जैसे अगर बच्चे की एज है 10 ईयर्स तो उसको फर्स्ट क्लास में ना बिठाकर उसको डायरेक्ट 4th क्लास में बिठाया जाए, दैट इज़ द एज एप्रोप्रिएट ग्रेड. और अगर कुछ बच्चों की एज 14 ईयर्स के ऊपर भी हो जाती है और उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है तो भी वहाँ पर ये प्रोविज़न है कि उन बच्चों को भी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करने का मौका दिया जाए अगर उनकी एज 14 से ऊपर भी हो गई है तब भी. यानी कि मेन मोटिव यही था कि सभी बच्चे 1st से 8th तक की शिक्षा ग्रहण करें, ये कंपल्शन थी उसमें. थर्ड प्रोविजन इज द RTE एक्ट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी ऑफ करिकुलम विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसमें यह कहा गया है द RTE एक्ट हैज mandated some basic principles to be followed and as such education is to be aimed as all round development of child. यानी कि ऐसे प्रिंसिपल बनाए गए जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चों की. लर्निंग इज टू बी थ्रू एक्टिविटीज, लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू हो, डिस्कवरी के थ्रू हो, एक्सप्लोरेशन के थ्रू हो, जो चाइल्ड फ्रेंडली मैनर हो, यानी कि लर्नर सेंटर एजुकेशन बच्चों को देनी है, जो फ्री फ्रॉम फियर हो, बच्चों को डर ना हो, कोई ट्रॉमा ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, जिससे बच्चे अपने व्यूज़ को भी फ्रीली एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें. यानी कि वो लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट वहाँ पर बच्चों को दिया जाए और जो इवैल्यूएशन जो हो वो भी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो. ठीक है, जैसे CCA होती थी हमारे स्कूल में, ग्रेड्स दिए जाते थे, उस तरह की इवैल्यूएशन बच्चों की हो, ये RTE एक्ट ने कहा. Now fourth provision is the RTE Act ensures the quality of teachers, यानी कि जो टीचर हैं वो भी प्रोफेशनल हों, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग की है उन टीचर को अपॉइंट किया जाए, उसके लिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रखे गए हों. The RTE Act mandates that a professional must be trained according to stringent or strict standards of training, and in a case teacher does not already have such qualification as prescribed by NCT, that is National Council of Teacher Education, they should acquire it within a period of 5 years. यानी कि जो टीचर्स हैं उन्होंने टीचर ट्रेनिंग की हो और अगर नहीं की है तो उन टीचर्स को 5 इयर्स का टाइम दिया जाए जिसमें वो टीचर्स सभी टीचर ट्रेनिंग करें. एंड द टीचर्स आर नॉट टू बी डिप्लॉयड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट population census and election duties
फॉर विच ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर लायबल। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो टीचर हैं उनको किसी और तरह की ड्यूटी नहीं देनी है, एक्सेप्ट जहाँ पर जनगणना होती है, पॉपुलेशन सेंसस देखते हैं या फिर इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगती हैं, सिर्फ वहीं पर टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाए, उसके अलावा कहीं पर भी टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। और यहाँ पर कुछ वर्किंग आवर्स भी बताए थे टीचर्स के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो प्राइमरी सेक्शन है दैट इज़ 1st to 5th क्लास, वहाँ पर 200 वर्किंग डे लगाए टीचर पर ईयर। एंड एलिमेंट्री सेक्शन में दैट इज़ 6th to 8th क्लास में टीचर के 220 वर्किंग डे हो पर ईयर एंड 800 वर्किंग आवर्स हो एक सेशन में। सो ये कुछ कंडीशंस भी उसमें रखी गई थी। नाउ फिफ्थ प्रोविजन इज द आरटीई एक्ट डिफाइंस नॉर्म्स फॉर द स्कूल। उसने स्कूल्स के भी नॉर्म्स रखे थे। क्या नॉर्म्स थे? द आरटीई एक्ट मैंडेट्स दैट एवरी स्कूल should obtain recognition from the authority and specifies that recognition can be given only after it fulfills the terms and conditions in the schedule of the act। यानी कि जो स्कूल को भी कोई अपनी मर्जी से ओपन नहीं कर सकता है, वो भी अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज हों, उनको वहाँ से रिकॉग्निशन मिले। अगर वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी उनको रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए। It also specifies that all government and aided schools shall be managed by a school management committee, यानी कि SMC। हर स्कूल्स में एक SMC हो जहाँ से स्कूल मैनेज हो, और उस SMC में पेरेंट्स भी मेंबर्स हों, टीचर भी उसमें मेंबर्स हों। जैसा यहाँ पर लिखा गया है, कंप्राइजिंग पेरेंट्स, जिसमें से 75% पेरेंट्स हों, हेड टीचर हो, and members of village election committee that is SMC and elective representatives उसमें हो। The SMC will prepare developmental plan for the continuous improvement of the school। जो SMC बने या फिर VEC that is village election elected committee बने, वो एक developmental plan रेडी करे जिससे स्कूल की इम्प्रूवमेंट हो सके। Now sixth point is the RTE Act pushes for social reform, यानी कि समाज में सुधार भी हो। RTE Act mandates that in the entry class of private unaided school, for every 100 children enrolled, the school should admit and provide free education to at least 25 children from weaker section and disadvantaged groups। बात हुई यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वो एडमिशन देते हैं 100 बच्चों को, तो उसमें से 25 बच्चे जो हैं वो वीकर सेक्शन से वो लें, यानी कि 25% जो सीट्स हैं प्राइवेट स्कूल्स में वो वीकर सेक्शन या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप, हम वहाँ पर कह सकते हैं एससीज और एसटीज के लिए दी जाएं 25% सीट्स, और उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये भी आरटी एक्ट में लिखा गया। So the weaker section according to the act are those incomes are below a prescribed limit, जिनकी जो इनकम है वो कम हो, उसकी भी एक लिमिट दी गई है, मे बी 1 लाख या फिर 2 लाख से उनकी कम हो। एंड डिसएडवांटेज ग्रुप में एससी और एसटीज, जैसे मैंने आपको बताया, सो उनके लिए भी सीट्स वहाँ पर रखी जाएं, 25% सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स। नाउ द 7th पॉइंट इज द RTE एक्ट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड। जो RTE एक्ट है उसने ये भी बोला कि हमें चाइल्ड की भी प्रोटेक्शन करनी है। द RTE एक्ट में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट to ensure that every child admitted in a school attends it regularly and completes elementary education। So RTE एक्ट ने बोला कि ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि बच्चे रेगुलरली स्कूल आएँ और वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करें। It is also the duty of state government to ensure that no child is discriminated against। स्टेट गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि कोई भी बच्चे से भेदभाव नहीं हो, अकॉर्डिंग टू कोई भी उसकी कास्ट, कलर, क्रीड, कुछ भी। ये भी कहा गया कि ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को नज़दीकी स्कूल में एडमिशन दिलाएं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट चिल्ड्रन शुड
neither we fail nor expelled, कि बच्चे को फेल नहीं करना है, ना ही स्कूल से बाहर निकालना है, ना ही बच्चे को कोई फिजिकल पनिशमेंट देनी है, ना ही कोई मेंटली हरास बच्चे को करना है। सो ये सब इसमें कहा गया कि हमें इस तरह से बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, ना डिस्क्रिमिनेशन हो ना ही पनिशमेंट हो। नाउ द 8th प्रोविजन इज द RT एक्ट मेक्स एडमिशन प्रोसीजर मोर सिंपल। RT एक्ट ने जो एडमिशन का प्रोसेस है वो और ज़्यादा सिंपल बना दिया। कैसे? द RT एक्ट सिंप्लीफाइज प्रोसीजर दैट हैव सो फार acted as obstruction to the child's right of education. It makes it a legal duty of a headmaster to issue a transfer certificate and the legal duty of the school to admit the child without waiting for the transfer certificate or an age proof. यानी कि ये हेडमास्टर की ड्यूटी है कि वो बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करें। जब बच्चा किसी दूसरी जगह जाकर उस स्कूल में पढ़ना चाहता है तो ये उस हेडमास्टर की ड्यूटी है कि वो बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, और जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है उस स्कूल के हेडमास्टर की ये ड्यूटी है कि बिना वेट किए किसी एज प्रूफ का या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का बच्चे को एडमिशन दिलाई जाए। सो इससे जो एडमिशन प्रोसीजर है वो और ज़्यादा सिंपल हो गया। Now 9th provision is the RT Act puts the power in the hands of the parents. RT Act ने जो पावर है, जो शक्ति है, वो पेरेंट्स के हाथों में दी। कैसे? RT Act sets to provide greater power to the people at the school level and mandates that parents should play an important role in managing the school. कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें कि जिससे स्कूल्स जो हैं वो मैनेज हो सकें। कैसे? एक SMC कमेटी बनाएगी, दैट इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें से 75 जो मेंबर्स थे उसके वो बच्चों के पेरेंट्स थे, और उन 75% से भी 50% जो थी वो बच्चों की मदर्स थी। ठीक है। सो दिस वाज डन टू एंश्योर दैट पेरेंट्स कैन नो लॉन्गर बी ओवरलुक्ड बाय द हेडमास्टर एंड टीचर इन द स्कूल, की जो पेरेंट्स हैं उनको ओवरलुक ना किया जाए और स्कूल की डेवलपमेंट भी हो और बच्चे भी पढ़ें। 10th पॉइंट इज द RT एक्ट रिमूव्स द ऑप्रेशन ऑफ एग्जाम्स का बोझ बच्चों के सिर से निकल गया। कैसे? द 10th फंक्शन दैट मोस्ट चिल्ड्रन इन स्कूल थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ ड्रीड फ्रॉम एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चों से डर निकाला गया एग्जाम्स का। कैसे? जो CCE है, दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन है, वो चलाया गया, जिससे पास और फेल होने का कोई सिस्टम ही नहीं था। बच्चों को फेल ही नहीं किया जाना था 8th क्लास तक। जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है पूरी ना हो जाए तब तक बच्चों को फेल नहीं किया गया, उनको ग्रेड्स दिए गए ABCD और E ग्रेड। ठीक है, दैट इज CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। सो ये हो गए हमारे 10 प्रोविजंस। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अब देखते हैं इश्यूज क्या क्या थे जो RT एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के समय आए। फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बात तो हो गई कि सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर था कहाँ? जो रूरल एरियाज थे वहाँ पर उस तरह की बिल्डिंग्स नहीं थी, टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम आई जिसको धीरे धीरे करके सॉल्व किया गया। परंतु शुरू में इशू आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं थी। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स। ट्रेंड टीचर्स की कमी थी। जो 5 टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, उसमें से सिर्फ एक ही टीचर ऐसा था जिसने ट्रेनिंग की थी। सो लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। अगर टीचर्स ही ट्रेन नहीं है तो बच्चों को वो कैसे क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सकते हैं? सो दैट इज द इशू। थर्ड पॉइंट इज एक्सेस टू एजुकेशन। एक्सेस मीन्स राइट टू एंटर। पहले बात की गई, जो हमने प्रोविजन में देखा कि बच्चों को बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के भी एडमिशन देनी है, परंतु एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। बच्चों से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स मांगे गए, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, तो उसमें भी इशू आया जिन बच्चों के पास वैसे सर्टिफिकेट्स नहीं थे उनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम्स। सो सिर्फ 1 या 2 क्लासरूम थे जिसमें सभी क्लासेस को बिठा दिया गया, और साथ में टीचिंग एड्स भी नहीं थी जिसकी हेल्प से बच्चों को पढ़ाया जाए। सो उसमें भी इशू आया।
फिफ्थ पॉइंट इज नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी में ये हुआ कि बच्चों को ना तो फेल किया जाना था, ना ही उनको स्कूल से निकाला जाना था। सो CCE के नाम पर, दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम पर स्कूल्स ने बच्चों को पढ़ाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था बच्चों ने फेल नहीं होना है। उन्होंने बिना लर्निंग के ही बच्चों को बस बिजी रखा, जो भी काम था उसमें। सिर्फ उन्होंने वो फाइल्स फिल की, A, B, C और C ग्रेड। उनको कोई मतलब नहीं था कि बच्चे ने कितना सीखा या नहीं सीखा। सो वो तो एक इशू बहुत बड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन प्रोसेस फॉर स्टेट स्कूल्स। तो प्रोविजन में तो ये कहा गया कि वैसे स्कूल्स ओपन नहीं होने देने हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल ना करें, बट वैसा नहीं हुआ। उस तरह के स्कूल्स भी ओपन हुए जिन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी उस एक्ट की उसको फुलफिल नहीं किया। सो इस तरह के कुछ इश्यूज और चैलेंजेस आए RTE एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं और कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो कि क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।